हेलो लिसनर्स, वेलकम टू अनस्पोकन डिजायर्स। आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कहानी शैडो ट्रूथ का एपिसोड नंबर 7। चलिए ज्यादा बातें ना करते हुए सीधे कहानी के अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। एक बार फिर से आन्या की नम आंखों से बहते आंसू रुद्रवीर के दिल में कहीं गहरे तक उतर रहे थे। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसे इस लड़की की तकलीफ क्यों छू रही है। उसके सीने में एक अजीब सा भारीपन था, जैसे कोई अनदेखा दर्द उसके अंदर पनप रहा हो। उसने अपने जबड़े भींचे, हाथों की मुट्ठियां कस ली और एक ठंडी सांस लेते हुए अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया। अपना ये ड्रामा बंद करो। उसकी आवाज सख्त थी, बर्फ सी ठंडी। तुम्हारे इन नकली मगरमच्छ के आंसुओं से मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला, समझी तुम? पर उसके हर शब्द के साथ आन्या की आंखों से आंसू और भी तेजी से बहने लगे, जैसे हर अल्फाज उसके दिल पर वार कर रहा हो। रुद्रवीर ने खुद को कठोर दिखाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसके सीने में उठते सवाल उसे अंदर ही अंदर तोड़ रहे थे। क्यों इस अजनबी के आंसू मुझे बेचैन कर रहे हैं? उसी समय कमरे का दरवाजा खुला। दादी माँ अंदर आईं। उनकी आंखों में नाराजगी साफ झलक रही थी। जैसे ही उन्होंने रुद्रवीर की बात सुनी, उनके चेहरे पर छाया प्यार पल भर में गुस्से में बदल गया। ये सब क्या है रुद्र? उनकी आवाज कांप रही थी, प्यार और नाराजगी के बीच फंसी हुई। तुमसे तो कहा था कि उस बच्ची से माफी मांगो, लेकिन तुम तो उल्टा उसे और जलील करने लग गए। रुद्रवीर ने एक पल को अपनी नजरें झुका ली, फिर एक ठंडी सांस लेते हुए अपनी वही सख्त परछाई ओढ़ ली। दादी माँ, उसने आंखों में वो जिद लिए कहा, आप तो जानती हैं ना, ये लड़की वैसी नहीं है जैसी वो दिखती है। आपको तो बेवकूफ बना सकती है, मगर मुझे नहीं। मैं रुद्रवीर चौहान हूँ और मैं ऐसे दिखावे में नहीं फंसता। उसने कड़ी नजरों से आन्या की तरफ देखा, पर वो मासूम सी लड़की कुछ बोले बिना अपने आंसू पी रही थी। उसके चेहरे पर वो बेबसी थी, जिसे देख कोई भी पिघल जाए। पर रुद्रवीर का दिल शायद पत्थर हो चुका था। दादी ने जब ये देखा तो उनके दिल में उबाल आ गया। अब दादी माँ का गुस्सा हदें पार कर चुका था। उनका चेहरा तमतमाया हुआ था, आंखों में वो माँ वाली आग भड़क रही थी। अगर तुमने एक शब्द भी और बोला रुद्र, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उनकी कांपती आवाज में अब सिर्फ गुस्सा नहीं, एक गहरा दुख भी था। तुम्हें इस मासूम बच्ची से इतनी तकलीफ क्यों है? क्या बिगाड़ा है इसने तुम्हारा? उन्होंने रुद्रवीर की आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछा। पर रुद्रवीर, वो तो जैसे अपने ही भीतर उबल रहा था। उसकी आंखें अब भी आन्या को घूर रही थी, ऐसे जैसे उसकी आंखों से ही आग निकलकर उसे जला दे। ये मेरी दादी है या फिर इस लड़की की? वो मन ही मन सोच रहा था। इसे डांटने की बजाय इसका पक्ष ले रही हैं। क्या जादू कर रखा है इसने मेरी दादी पर? उसकी उंगलियां मुट्ठियों में बदल चुकी थी, हाथों की नसें उभर आई थी, जैसे उसका गुस्सा अब बाहर फूट पड़ेगा। मैं इसे यूं ही नहीं छोड़ूंगा। उसके मन में शब्द गूंज रहे थे, पर उसके चेहरे पर बस एक ठंडा और क्रूर सन्नाटा छाया हुआ था। उधर दादी माँ ने एक आखिरी बार उसे गुस्से से देखा। दादी माँ ने जब रुद्रवीर को अब भी चुपचाप खड़ा देखा, तो उनकी आवाज में फिर से वही सख्ती लौट आई। अब ऐसे बुद्ध बनकर क्या खड़े हो? जल्दी से इस बच्ची से माफी मांगो। पहले ही तुम्हारी कड़वी बातों ने इसके दिल को छलनी कर दिया है। मैं और नहीं चाहती कि ये बच्ची फिर से रोए। रुद्रवीर के चेहरे पर झल्लाहट साफ झलकने लगी। उसने दबी सांस भरी, जैसे अपने अंदर उठते गुस्से को जबरदस्ती काबू में कर रहा हो। उसने अपने दांत भींचे, फिर बेमन से आगे बढ़ा।
और दोनों हाथों को जोड़कर जोर से पटका, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई सजा काट रहा हो। फिर तिरछी मुस्कान के साथ हल्के झुकाव में तन से भरी आवाज में बोला, माफ कर दीजिए मुझे मैडम, अगर मेरी बातों से आपके नाजुक दिल को ठेस पहुंची हो तो मैं बार बार आपसे क्षमा चाहता हूँ। और हाँ, अगर आपकी सेवा में कुछ और बाकी रह गया हो तो वो भी बताइए, ताकि मैं श्रीमान रुद्रवीर चौहान आपकी उम्मीदों पर खरा उतर सकूं। उसकी बातों में शब्दों से ज्यादा जहर था। उसका लहजा माफी मांग रहा था, पर आंखें अब भी वही घमंड और अविश्वास से भरी थी। उधर आन्या अब भी चुपचाप बैठी थी, उसकी आंखें नम थी, पर अब उनमें बेबसी से ज्यादा आत्मसम्मान की चुप चीख थी। रुद्रवीर की तन से भरी माफी सुनकर आन्या की आंखें एक पल के लिए हैरानी से और भी बड़ी हो गईं, जैसे उसकी उम्मीदों को किसी ने पैरों तले रौंद दिया हो। वो कुछ पल उसे बस निःशब्द घूरती रही। शायद अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि कोई इंसान इतने बेरहमी से बात भी कर सकता है। उसी वक्त दादी की आंखों में गुस्सा भड़क उठा। वो बिना कुछ बोले ठंडी पर सख्त नजरों से रुद्रवीर को घूरने लगी। जैसे ही रुद्रवीर को अपनी दादी की वो जमी हुई नजर महसूस हुई, वो थोड़ा घबरा गया। उसने झंपते हुए अपनी दादी की ओर देखा और बोला, अब क्या हो गया दादी? आप ऐसे क्यों देख रही हैं मुझे? अब मैंने क्या गलत कह दिया? पर दादी ने कोई जवाब नहीं दिया। उनकी चुप्पी ही अब सबसे बड़ा जवाब थी। उन्होंने रुद्रवीर की तरफ देखकर अपनी आंखें फेर लीं, जैसे वो उनके लिए अब अजनबी बन चुका हो। फिर वो धीरे धीरे ठहरते कदमों से आन्या के पास गईं, जो अब भी अपने आंसुओं को जबरदस्ती रोकने की कोशिश कर रही थी। दादी ने उसके सिर पर प्यार से हाथ रखा और उसके माथे को चूमते हुए बहुत ही कोमल लहजे में बोली, बेटा, तुमने अब तक ठीक से कुछ खाया भी नहीं। तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए यही ब्रेकफास्ट मंगवा देती हूँ। तुम बस मुस्कुराना शुरू कर दो। आन्या की आंखों से फिर से एक आंसू ढुलक गया, लेकिन इस बार वो आंसू सिर्फ दर्द का नहीं, बल्कि किसी अनकहे स्नेह की पहली राहत का भी था। दादी के स्नेह से भरे लहजे और माथे पर रखे हाथ ने आन्या के भीतर की सारी टूटी परतें एक पल में हिला दी। वो अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश करते हुए भरे हुए गले से धीरे से बोली, नन्ही दादी, मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया था। आप मेरे लिए इतनी परेशान मत होइए। उसकी कांपती आवाज में छिपा दर्द दादी ने साफ महसूस किया। उन्होंने बिना कुछ कहे फिर से उसके माथे को चूमा और कहा, ओह मेरी प्यारी बच्ची, तू कितनी अच्छी है। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। दादी के इन शब्दों में ऐसा अपनापन था जो शायद आन्या ने बरसों से महसूस नहीं किया था। उसकी आंखों से फिर से एक गर्म आंसू निकला, पर इस बार वो दर्द के साथ साथ सुकून का भी था। लेकिन वहीं ये सारा दृश्य देख रहे रुद्रवीर की आंखों में कुछ और ही उबल रहा था। दादी का इतना स्नेह, इतनी ममता, वो सब कुछ किसी और को मिलता देख उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उसका जबड़ा भींच गया। उसके सीने में एक अजीब सी जलन उठने लगी, जैसे कोई उसकी अपनी दुनिया में चुपचाप दाखिल हो गया हो। अब मुझे पूरा यकीन हो गया है। रुद्रवीर की आंखों में गहराता शक साफ झलक रहा था। वो अंदर ही अंदर सुलग रहा था। ये मेरी दादी नहीं हो सकती, उसका दिल चीख रहा था। या फिर उसने एक गहरी सांस ली। इस लड़की ने कोई काला जादू किया है। कहीं ये कोई साधना जानती तो नहीं? उसका चेहरा गुस्से और हैरानी के बीच झूल रहा था। इसने मेरी दादी को अपने वश में कर लिया है। उन्हें उस तरह पुचकारना,
उनकी हर बात पर मुस्कुराना, मानो उनसे कोई गहरा रिश्ता जोड़ लिया हो। उसका हाथ धीरे से उसकी मुट्ठी में बदल गया। उसकी नसें तन चुकी थी, पर उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान तैर रही थी, एक ठंडी चालाक मुस्कान। पर तू नहीं जानती लड़की, वो दबी आवाज में अपने मन से बड़बड़ाया। रुद्रवीर चौहान को अपने वश में करना इतना आसान नहीं है। मैं तुम जैसी लड़कियों की सच्चाई बहुत अच्छे से जानता हूँ, और तुम्हारी असलियत को उजागर करना मुझे बखूबी आता है। उसकी आंखों में अब एक नई चुनौती की चमक थी, जैसे कोई शिकारी शिकार को घूर रहा हो। पर यह शिकार थोड़ा अलग था। इस बार बात सिर्फ झूठ या सच की नहीं थी, इस बार दिल भी दांव पर था। रुद्रवीर कुछ सेकंड तक दरवाजे पर खड़ा रहा। उसकी मुट्ठियां अब भी भिंची हुई थी, नसें तन चुकी थी और सांसें तेज थी। फिर अचानक उसने गुस्से से जोर से पैर पटका। ठक! पूरे हॉल में उसकी गूंज फैल गई। वो तेजी से पलटा और आग की तरह अपने कमरे की ओर बढ़ा। कमरे में घुसते ही जैसे उसका गुस्सा बेकाबू हो गया। धड़ाम! बेड पर रखी सारी फाइलें उसने जोर से पटकी। कागज इधर उधर बिखर गए। आखिर चल क्या रहा है यहाँ? उसकी आवाज में नाराजगी से ज्यादा बेपसी थी। एक लड़की, सिर्फ एक आई नहीं लड़की, और उसने मेरी दादी को मुझसे दूर कर दिया। वो दीवार की तरफ देखते हुए दांत भींचते बोला, मेरी दादी, मेरी सबसे प्यारी दादी, आज उसी लड़की के लिए मेरी बात अनसुनी कर रही है। वो अब तक खड़ा था, फिर थक कर, या कहो टूटा हुआ सा, बिस्तर पर ढह गया। उसकी उंगलियां अब उसके गालों पर धीरे धीरे टैप कर रही थी, लेकिन आंखों में सोच नहीं, जलन थी। नहीं, नहीं रुद्रवीर, तू ऐसे हार नहीं मान सकता। तू अपनी दादी को उस लड़की के झूठे नकाब के पीछे छिपे चेहरे को दिखाकर रहेगा। उसके माथे की नसें अब फिर से तनने लगी थी। उसकी आंखों में एक नई योजना की चमक थी, और होंठों पर एक हल्की पर खतरनाक मुस्कान। खेल अब मैं शुरू करूंगा, और उस लड़की को खुद अपने ही झूठ में फंसते हुए देखूंगा। वहीं दूसरी तरफ, जब आन्या को यह पता चला कि रुद्रवीर इसी घर में है, तो पूरे दिन उसने खुद को कमरे में कैद कर लिया। ना दरवाजा खोला, ना किसी से बात की, ना ही बालकनी की तरफ झांका। वो बस चुपचाप कोने में बैठी रही, गर्दन झुकी हुई, आंखों में एक अजीब सा डर। उसके दिल में एक ही डर गूंज रहा था, अगर फिर सामने आ गया वो तो, अगर फिर से उसने मुझे उन्हीं जलील करने वाली नजरों से देखा। उसके सीने में टीस सी उठी। उसने खुद से ही कहा, सच कहा है किसी ने, नाम बड़े पर दर्शन छोटे। जिसका नाम सुनते ही लोग अदब से सिर झुका देते हैं, वो खुद औरत की इज्जत को पैरों तले रौंदता है। उसके होंठ कांपने लगे और आंखें भीग गईं। रुद्रवीर चौहान, उसने धीरे से नाम दोहराया, जैसे वो नाम ही अब उसे चुभता हो। मैंने नहीं सोचा था कि इतना बड़ा आदमी इतना छोटा सोच वाला भी हो सकता है। कभी कभी तो लगता है वो इंसान नहीं, कोई पत्थर है, या फिर कोई क्रूर सिंह, जिसे सामने वाले की चीखों से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहीं से भी अपनी दादी जैसे नहीं है। दादी कितनी सुलझी हुई, नरम दिल वाली औरत है, और वो तो बस अपनी ही दुनिया में बंद, घमंड और गलतफहमियों का एक जिंदा किला है। आन्या ने अपने आंसुओं को अपनी हथेलियों से पोंछा और खुद से एक वादा किया, अब चाहे जो भी हो, मैं अब उसके सामने खुद को कमजोर नहीं पड़ने दूंगी। आन्या बेड पर लेटी हुई थी,
उसकी आंखों में अब भी रुद्रवीर की कही कड़वी बातें घूम रही थी। उसका दिल तिलमिला रहा था और होंठों से गुस्से में बड़बड़ाहट फूट रही थी। ये आदमी खुद को समझता क्या है, जैसे मैं कोई चीज हूँ जिसे उठाकर फेंक दिया जाए। वो करवट बदलते हुए तकिए पर मुंह छुपा लेती है, पर मन की बेचैनी अब भी बरकरार थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। बेटा, डिनर का वक्त हो गया है, चलो ना मेरे साथ। ये दादी की प्यारी सी आवाज थी। आन्या एक पल को ठिठकी। उसका मन नहीं था बाहर जाने का, पर दादी की मोहब्बत भरी आवाज को वो मना भी नहीं कर सकी। ठीक है दादी जी, कहते हुए वो धीमे कदमों से उनके साथ डाइनिंग हॉल की तरफ चल दी। लेकिन जैसे ही डाइनिंग टेबल पर पहुंची, उसकी पहली ही नजर सीधे सेंटर में बैठे रुद्रवीर पर पड़ी। वो चौंक गई। उसके कदम वहीं ठिठक गए, सांस जैसे रुक सी गई। रुद्रवीर अपनी जगह पर शांत बैठा था, चेहरे पर वही पुरानी ठंडक, लेकिन निगाहें अब भी तेज और बेधक। आन्या के होंठ दब गए। उसने तुरंत ही अपनी नजरें फेर लीं और अपनी पलकों की ओट में खुद के डर और गुस्से को छुपा लिया। काश मैं ना आती, उसने मन ही मन सोचा। वो धीमे कदमों से दादी के साथ जाकर बैठ गई, लेकिन उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। हर पल उसे लग रहा था जैसे रुद्रवीर की निगाहें उस पर ही टिकी हैं। आन्या की नजर जैसे ही रुद्रवीर पर पड़ी, उसने एक झटके में अपनी निगाहें फेर लीं, मानो उसकी आंखें अब और अपमान सह नहीं सकती थीं। पर यही बात रुद्रवीर को भीतर तक चुभ गई। उसके चेहरे की मांसपेशियां तन गईं, मुट्ठियां इतनी कस गईं कि हाथों की नसें उभर आईं। मन ही मन उसने खुद को रोकते हुए कहा, इस लड़की की इतनी हिम्मत। रुद्रवीर चौहान को इग्नोर कर रही है, इसकी तो मैं। वो गुस्से में आंखों से ही उसे भस्म कर देना चाहता था, पर तब तक आन्या जाकर चुपचाप दादी के बगल वाली कुर्सी पर बैठ गई। दादी ने उसे बड़े ही प्यार से देखा, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ उसका हाथ थामते हुए बोली, आन्या बेटा, डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। आन्या ने अपनी नम आंखें झुकाईं और एक फीकी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। लेकिन दादी की ये बातें जैसे रुद्रवीर पर नमक का काम कर गईं। दादी का सारा ध्यान आन्या पर, और वो जो अब तक दादी की जान था, अब जैसे किसी कोने में पड़ा सामान बनकर रह गया था। वो तिलमिला उठा। उसकी आंखें अब एकटक आन्या को घूर रही थी, जैसे बस मौके की तलाश में हो कि कुछ कह सके या कोई बदला ले सके। और दादी, वो अब रुद्रवीर की वो जलती हुई निगाहें महसूस कर चुकी थी। उन्होंने धीमे से उसकी तरफ देखा और एक नजर में ही सब समझ गईं। दादी जी ने रुद्रवीर के हाथ पर हल्की सी चपत लगाई, चुपचाप से अपना डिनर करो, और खबरदार जो इस बच्ची को एक भी शब्द कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रुद्रवीर ने दादी की बात पर आंखें तरेरी, फिर मुंह बनाते हुए धीमे से बड़बड़ाया, आपसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता। दादी की तेज नजरें तुरंत उस पर पड़ी। क्या कहा तूने? मैंने सुना नहीं, जरा जोर से दोहरा। रुद्रवीर एक पल के लिए सकपका गया, जैसे किसी नाटक का बाल कलाकार रिहर्सल भूल गया हो। फिर थोड़ी देर की चुप्पी के बाद एक झूठी मुस्कान के साथ बोला, अरे दादी, आप तो मेरे बालों में चंपी भी किया करती थी, और अब देखो, आज सुबह से आपने एक बार भी मुझे नहीं देखा। उल्टा इस लड़की की वजह से आप तो मुझे बस डांटे ही जा रही हैं। फिर आंखों में नमी दबाते हुए थोड़े तंज में बोला, इस नॉट फेयर दादी। रुद्रवीर उस वक्त किसी जिद्दी बच्चे की तरह अपनी दादी से शिकायतें कर रहा था।
जैसे उसके अंदर छिपा बचपन अचानक जोर से बाहर आ गया हो। ये देखकर आन्या की आंखें हैरानी से फैल गईं। ये रुद्रवीर चौहान, इतने बड़े बिजनेसमैन का ये कौन सा रूप है? वो चुपचाप नीचे देखती रही, शब्दों से नहीं, पर मन ही मन बहुत कुछ सोचती रही। दादी जी पहले तो रुद्रवीर की इस बात पर एक पल के लिए चुप हो गईं। फिर मुस्कुराते हुए बोली, अरे ओ मेरी नाटफेर औलाद, जल्द ही तुझे समझ आएगा कि ये जो लड़की है वो किसी भी ड्रामा से कहीं ज्यादा सच्ची है और खास भी। वहीं दूसरी ओर आन्या चुपचाप ये सब सुन रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे, पर दिल के किसी कोने में एक अजीब सी गर्माहट सी महसूस हो रही थी, जैसे पहली बार कोई उसके लिए कुछ कह रहा था। तभी दादी जी ने थोड़ी सख्ती और ढेर सारे प्यार के साथ कहा, अरे तू क्या छोटे बच्चों की तरह शिकायतें कर रहा है? और ये सामने रखा बाउल खोल कर देख जरा, तेरा फेवरेट गाजर का हलवा बनवाया है मैंने। रुद्रवीर की आंखों में एक पल के लिए चमक आ गई। उसने झट से वो बाउल खोला और जैसे ही गाजर का हलवा देखा, उसका चेहरा किसी मासूम बच्चे की तरह खिल उठा। उसके होंठों पर आई हल्की सी मुस्कान और आंखों में आई नमी को आन्या ने छुपकर देखा, और न जाने क्यों उसे पहली बार ये अकड़ू और घमंडी आदमी बेहद मासूम और प्यारा लगने लगा। वो चुपचाप सिर झुकाए हल्का मुस्कुरा दी। शायद पहली बार रुद्रवीर को समझे बिना ही उसे महसूस करने लगी थी। उसे देखकर कहीं से भी ये एहसास नहीं हो रहा था कि ये वही इंसान है जो सुबह से लगातार उस पर गुस्सा निकाल रहा था, कड़वे शब्दों की बौछार कर रहा था, और अब उसकी आंखों में मासूमियत तैर रही थी, जैसे बचपन की कोई अधूरी तस्वीर हो। मुझे नहीं पता था कि रुद्रवीर चौहान का एक ये रूप भी हो सकता है, आन्या मन ही मन सोच रही थी। शायद मैं ही गलत थी, शायद वो इतने भी बुरे नहीं हैं। कम से कम अपनी दादी से तो वो बेइंतहा प्यार करते हैं। तभी दादी जी ने बड़ी ममता से एक बड़े से बाउल से गर्मा गर्म आलू के पराठे निकाले और आन्या की प्लेट में रख दिए। दादी, मैंने पहले ही 2 खा लिए हैं। आन्या थोड़ी मुस्कुराते हुए धीरे से बोली, अच्छा, पर मैंने तो नहीं देखा बेटा, तू झूठ बोल रही हो। दादी थोड़ी बनावटी नाराजगी के साथ बोली, पर उनकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। चलो ये पराठे भी फिनिश करो, तुम बहुत कमजोर हो गई हो बेटा। उन्होंने बड़े प्यार से पराठों पर एक टुकड़ा मक्खन रखते हुए कहा। आन्या हंस पड़ी, वो हंसी जिसमें एक मासूमियत थी, एक अपनापन था जो शायद बरसों बाद उसके चेहरे पर लौटा था। दादी, मैंने पहले ही 2 पराठे खा लिए हैं, पर अगर आप दे रही हैं तो ये भी खा लूंगी, क्योंकि आज बहुत भूख लग रही है। उसने थोड़ी शरारत और ढेर सारा अपनापन भरकर कहा। दादी मुस्कुराईं। उनकी आंखों में वो सुकून था जो एक पोती को खिलाते वक्त ही आता है। आन्या की प्लेट में पराठे रखते ही वो फिर से खाना खाने लगी, हर निवाला जैसे उसके दिल को भर रहा हो। वहीं दूसरी ओर रुद्रवीर अब भी अपनी दादी के हाथ का बना गाजर का हलवा खा रहा था, पर उसकी नजरें टिकी थी सिर्फ आन्या पर। उसने हलवे का एक चम्मच उठाया और मन ही मन बड़बड़ाया, जब से आई है बस खाए ही जा रही है, मुफ्त का मिल रहा है तो ठूसेगी ही ना, महारानी कहीं की। उसके लहजे में तंज था, पर उस तंज के नीचे एक अजीब सी बेचैनी भी थी जो उसे खुद समझ नहीं आ रही थी। क्या दादी बनने वाली हैं? रुद्रवीर और आन्या के बीच की वो कड़ी जिससे दोनों का दिल आपस में जुड़ने लगे।
जानने के लिए सुनते रहिए। शैडो ट्रूथ, जहां हर साय के पीछे एक अधूरी कहानी है।